नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो में ये जानकारी दी थी कि इस दुनिया में आज की तारीख में जो तौर तरीका है देशों का वो पूरी तरह से बदल गया है। और बदल इन द सेंस ये गया है कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है उससे अब कोई सरोकार नहीं है, ना किसी धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर। ख़ास तौर से यदि मैं बात करता हूँ तो जो अरेबियन कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, जहाँ पर इस्लाम धर्म माना जाता है, मैंने कल उन कंट्रियों का जिक्र किया था कि उन कंट्रियों को भी अब किसी के घरेलू मामले में उनसे कोई सरोकार नहीं है। उन सब ने बिल्कुल मौन धारण कर रखा है, वे चुप हैं, उन्होंने दूरियां बना रखी हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये मतलब सार्वजनिक तौर पे तो वो नहीं कहते, जो कंट्री हैं, ख़ास तौर से मैं जिक्र कर रहा हूँ हमास और इजराइल का, फ़िलिस्तीन इजराइल का जो युद्ध चल रहा है। तो आप ये देखिए कि खाड़ी देशों ने ये कहा था कि भाई हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। कहा नहीं है, खुल के कुछ नहीं कहा उन्होंने, पर वो जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर कंट्री, चाहे वो कोई भी हो, उसको अब केवल अपना देश नज़र आता है, अपने देश का हित, अपने देश का विकास नज़र आता है। उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि पड़ोसी देशों में किस धर्म के साथ क्या हो रहा है, किसके अनुयायियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। वो कहीं भी कूदने को लेकर या जाने को लेकर या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कल ये भी कहा था उस वीडियो में कि जो मिस्र की सीमा है वहाँ पर लाखों शरणार्थी जमा हैं, और मिस्र जो है एक इस्लामिक देश है और मिस्र उनको आने नहीं दे रहा है। मिस्र का कहना है भाई ये तुम्हारी समस्या है, ये हम केवल मानवाधिकार या मानव सरोकार के नाम पर या धर्म के नाम पर अपना गेट नहीं खोल सकते, इतने सारे शरणार्थियों को अंदर नहीं ला सकते। आपको ध्यान है, मैंने कल वाले वीडियो में ये भी कहा था, थोड़ा सा आज की वीडियो बनाने से पहले कल का रेफरेंस थोड़ा बताना ज़रूरी है ताकि सबको पता रहे कि किस मुद्दे पर चर्चा है या मैं किस मुद्दे पर विश्लेषण करने जा रहा हूँ। कल मैंने ये भी कहा था कि जब रोहिंग्याओं का मामला था तब बड़ी देश में आयतवा मची थी, और जो मानवाधिकार के जो कथित कार्यकर्ता हैं या जो उलेमा और इस तरह के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर से इंडिया के जो मुसलमान को अपने आप को जो कथित प्रतिनिधि कहते हैं, उलेमा, मौलवी और जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी शोर शराबा एनआरसी को लेकर मचाया था। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वापस मेरी बात जो मैंने कल विश्लेषण किया था वो कैसे सही है, कैसे सही साबित हुई है, इसका मैं प्रमाण आपको देना चाहता हूं। और आज के विश्लेषण का दोस्तों विषय यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा विश्लेषण लास्ट तक पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें आखिर तक, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि कल एक पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त वारदात हुई है, और वारदात ये हुई है कि वहाँ TTP, तहरीके पाकिस्तान तालिबान नाम का जो आतंकी संगठन है, उसने पाकिस्तान के एयर बेस पर, वहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो सीमा है, वहाँ एक इलाके में पाकिस्तान का एयर बेस यानी कि वायु सैनिक अड्डा, जहाँ पर लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं, उस पर अटैक कर दिया घुसकर अंदर। और कई जहाज, उसने पाकिस्तान के कई युद्धक विमान, लड़ाकू जहाज नष्ट कर डाले। एक वारदात। दूसरी वारदात भी हुई है, वो ये हुई है कि TTP वालों ने वहाँ की सेना के काफिले पर IED लगाकर, कहते हैं, हमला कर दिया, धमाका किया उन्होंने ज़बरदस्त, और वहाँ करीब 16 या 19 जो है सेना के जो लोग थे पाकिस्तान के, वो मारे गए। ये जो TTP है ये मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी मुसलमान हैं। और आप एक बात और देखिए कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, खाड़ी देश हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने उस मुद्दे पर भी कोई बयान नहीं दिया था। मैं आपका ध्यान यहाँ पर, जो देश में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनकी तरफ ये ध्यान दिलाना भी चाहता हूँ कि देखें कि दुनिया कैसे बदल रही है, हालात दुनिया के कैसे बदल रहे हैं। करीब 10, 12, 15 लाख शरणार्थी हैं, हो सकता है इनका फिगर कुछ आगे पीछे कम हो, जो अफ़गानी शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान अब उनको निकालने पर आमदा है। ये मैंने कल वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान उनसे जोर जबरदस्ती करके निकाल रहा है।
जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, जिनका रोजगार वहाँ है, जिन्होंने अपने घर वहाँ बना लिए, उनको दर बदर कर रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं, सेना उन पर छापे मार रही है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने साफ कह दिया है कि जो जिनके पास वैध कागजात नहीं है, वीज़ा पासपोर्ट पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो यहाँ पर अवैध शरणार्थी हैं और उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। आपको ध्यान भी होगा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब रोहिंग्या शरणार्थियों के भारत में शरण लेने का मामला था तो इसी पाकिस्तान ने कितना शोर शराबा मचाया था, और दुनिया भर की हम तो इस्लाम है, हमारे तो भाई हैं, और अब उन भाइयों के साथ क्या हो रहा है और वो भाई इनके साथ क्या कर रहे हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो अफ़गानी जो तालिबानी जो टेररिस्ट हैं, जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं, हमें नहीं पता वो है क्या है, इनके कल तक तो इनके भाई थे, आज वो इनको वो टेररिस्ट नज़र आते हैं। अब कब भाई कब टेररिस्ट बन जाए तो ये तो यही जानते हैं बेटर तरीके से, ये पाकिस्तानी जानते हैं कि वो कौन सा तो भाई है इनमें और कौन सा भाई कब आतंकी बनकर कब हमला कर देगा, ये इसकी व्याख्या बेहतर तरीके से यही कर सकते हैं। तो इन लोगों ने तब इतना शोर शराबा मचाया, अब यही पाकिस्तानी सरकार उनको जबरन खदेड़ रही है। तो दोस्तों, खदेड़ने का परिणाम, मैंने आपको कहा था कि इसके परिणाम अंजाम अच्छे नहीं निकलेंगे। अफगानिस्तान इस मामले पे चुप नहीं बैठेगा। तो अफगानिस्तान ने तो खुले तौर पे कोई युद्ध नहीं किया और कुछ नहीं कहा। हालांकि वहाँ के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं अफगानी सरकार के, तालिबानी सरकार के कहें, तो उसने ज़रूर पाकिस्तान के ये जो कार्रवाई है, जो शरणार्थियों को ज़बरदस्ती बाहर डंडे के जोर से निकाल रहा है, उस पर गहरी नाराज़गी जताई है। तो इसके परिणाम में रिएक्शन क्या आया कि वहाँ पर जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उसने 2 जगह एक साथ हमले कर दिए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान एयरबेस पर और पाकिस्तान के सेना के काफिले पर। तो ये जो मसला है ये इनका आप देखिए आपस में है, और किसी भी खाड़ी मुल्क को ये जो कल जो हमले हुए हैं इसी से कोई सरोकार नहीं है। उधर फिलिस्तीन में लाखों लोग फंसे पड़े हैं, हजारों वहाँ मर चुके हैं दोनों तरफ से। किसी भी कंट्री ने वहाँ पर कोई पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ इस्लाम धर्म है, जहाँ पर सरकार भी मुस्लिम है, आबादी भी मुस्लिम है, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इतने दिन हो गए युद्ध चलते हुए। यही पाकिस्तान में आप देखिए, ये मुसलमान या आपस में एक दूसरे को कल तक गले लगाते थे और यही अफगानी शरणार्थियों को भाई कहते हुए इन्होंने अपने घर में शरण दी, और आज वही भाई उनको आतंकी नज़र आते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना यह है कि इनकी वजह से जो ये अफगानी शरणार्थी रह रहे हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की आर्थिक हालत ख़राब हो गई है और पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब है। पाकिस्तान में लगातार हमले हुए हैं। आपको बताइए कि वहाँ पर मस्जिदों में बम फोड़े गए हैं, वहाँ पर शिया सुन्नी में ज़बरदस्त झगड़े हुए हैं, दर्जनों सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं इन हमलों में, और टीटीपी ने कम से कम 10-20 दर्जन इस साल हमले किए हैं और सैकड़ों लोगों को वहाँ मार डाला है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो आपस में मर रहे हैं वो मुसलमान हैं, जो मार रहे हैं वो मुसलमान हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, आप सीरिया में देख लीजिए, आप दूसरे और देशों में देख लीजिए, यमन में आप देख लीजिए, दक्षिणी अफ्रीकी देशों में आप देख लीजिए, खाड़ी मुल्कों में आप देख लीजिए। आपको मैं और थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ईरान और इराक दोनों ही मुस्लिम देश हैं, दोनों ने 8-10 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी और दोनों मुस्लिमों ने एक दूसरे के देश के मुसलमानों को जम के मारा, लाखों की संख्या में मारे गए। तो मतलब कहने का ये है कि आज की तारीख में परिदृश्य पूरी दुनिया का बदला हुआ है। जो भाई लोग पहले ये ख्वाब पालते होंगे ना कभी कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और हम तो पाकिस्तान में जाके आबाद हो जाएंगे, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ देख लीजिए आप कि आतंकी हमले वहाँ आए दिन हो रहे हैं। सरकार वहाँ बुरी तरह से कंगाली की तरफ जा रही है। आटे का भाव वहाँ 150-200 रुपये किलो है। पेट्रोल डीजल के दाम हम 30 रुपये से 300 से ऊपर जा चुके हैं। गैस का सिलेंडर वहाँ 3-4 हज़ार रुपये का है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पूछिए मत आप। भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। सऊदी अरब और ईरान की जेलों में 90% जो भिखारी बंद हैं वो पाकिस्तानी हैं। बहुत सारे देशों ने पाकिस्तानियों को आने से ही मना कर रखा है कि भाई ये पाकिस्तानी हमारे देश में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है या तो ये यहाँ पर कोई ना कोई उत्पात करेंगे या फिर यहाँ पर ये भीख मांगेंगे, तो इनको यहाँ पर नहीं आना है।
पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में नीचे से तीसरे चौथे स्थान पर है। अभी आपको पता होगा कि भारत के पासपोर्ट, थाईलैंड ने ये निर्णय लिया है कि भारत से जो भी पर्यटक थाईलैंड जाएंगे उनका वीज़ा नहीं लगेगा, मतलब वीज़ा फ्री कर दिया। केवल आप पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और आप वहाँ पर्यटक बन के जाएँ, वहाँ आराम से रहें। वीज़ा की जो फॉर्मेलिटी है और जो चार्ज लगता था वो शायद एक सर्टेन अवधि के लिए, आप प्लीज़ गूगल पे इसको कंफर्म जरूर करें, लेकिन है फ्री। अभी इन दिनों तो कम से कम फ्री है, जहाँ तक वो पक्की जानकारी है। तो ये भारत की प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में। भारत लगातार तरक्की कर रहा है, भारत लगातार विकास कर रहा है। और एक ये पड़ोसी हैं हमारे, ये पाकिस्तानी, ये जो है इन्होंने 3 जंग लड़ रही दुश्मनी के नाम पर, हासिल इनको कुछ नहीं हुआ। और मैं एक बात और बताना चाहता था, आपको ध्यान है कि पठानकोट और उरी पर हमले हुए थे एयरबेस पे। इन्हीं ने, ISI ने, पाकिस्तान ट्रेंड जो आतंकी हैं उन्होंने घुस के हमले किए थे। तो दोस्तों ऐसा है कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आज वही आतंकी इनके गले में मरे हुए सांप की तरह लटक रहे हैं और वो इनसे ये पिंड नहीं छुड़ा पा रहे। उन्हीं आतंकियों ने इनके घर में घुस के ही, जिनको इन्होंने पाला पोसा है कि ये हमारे बुरे वक्त में कभी इंडिया के खिलाफ काम आएंगे, तो भाइयों इंडिया के खिलाफ तो काम आए, वो खुद के लिए काम आ गए। वो वहाँ वो भी शहीद हो गए और उन्होंने शहीद कर भी दिया, दोनों ही बात हो गई वहाँ पर। और इनके लगातार अफगानिस्तान से, मैं आपको बता रहा हूँ, संबंध बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। हो सकता है किसी दिन आपको ये सूचना मिले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वार हो गई, युद्ध हो गया है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून का प्यासा है वहाँ पर। वहाँ के हालात ये हैं, ये हालात हैं दुनिया में आजकल कि किसी भी कंट्री को वहाँ पर उनके भाइयों पर क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। आपको मैं बता दूं, जब चीन में चीनी सरकार ने हजारों मुसलमानों को मारा था ना वहाँ पर, और यंत्रणा कैंपों में बंद कर रखा है, वहाँ मस्जिदें तोड़ दी गई, इस पे पूरी दुनिया में चर्चा नहीं हुई। पता है क्यों नहीं हुई? चीन क्या है, बहुत ताकतवर कंट्री है, सारी दुनिया उससे ट्रेड करती है, सस्ता सामान खरीदती है। किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन के खिलाफ वहाँ जो मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन ने किया है, वहाँ के जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, और उनको अब वो चीनी तौर तरीके में ढाल रहे हैं कैंपों में रखकर। किसी मुल्क, किसी भी इस्लामिक देश में ये जो मुसलमान जो मुल्क हैं, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि चीन की सरकार के खिलाफ ये मुंह भी खोल सकें। वो आपको पता है ना कि चीन फिर मुंह कैसे बंद कराना जानता है, वो इनकी जबान पकड़ के खींच सकता है। इतना डरते हैं चीन से। वहाँ इस्लाम और धर्म और वहाँ कोई काम नहीं आता, फिर वहाँ ये सब इनके तोते उड़ जाते हैं हाथों के यहाँ पर। तो दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब इतना सब कुछ हो रहा है अड़ोस पड़ोस में, चीन ने ये ऐसा कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में ये हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये अफगानी लड़ाके पूरी दुनिया में कूदने में माहिर थे कि कहीं भी इस्लाम के नाम पर हो, हम तो जंग कर देंगे, ये कर देंगे। वही लड़ाके फिलिस्तीन के मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, कठोर बयान तक उन्होंने नहीं दिया। वहाँ जाकर लड़ने, इजराइल से लड़ना, मरना, कूटना, वो तो बात की बात रही। वो उन्होंने तो उनकी वो इतने आप डिप्लोमेसी समझ गए कि वो समझ गए कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपना कंट्री सिर्फ अपना है, बाकी कोई किसी का नहीं है। तो ये मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में अफगानियों को निकाला जा रहा है, और परसों ही कल की बात है, और कल रात को ही ये सारी कार्रवाई वहाँ पर हो गई, कल दिन में ही। आप ये देखिए कि ये जो कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया हुई है, और वहाँ पर आवाम की, सरकार की हालत ख़राब है। वो इतने पाकिस्तानी अपने आप को इतने असुरक्षित मानते हैं कि आप पूछिए मत आप। वो उनको किसी को कुछ नहीं पता कि कब किसकी जान पे बनी आए, कब कौन सी मस्जिद पर धमाका हो जाए, कब किस बाजार में बम विस्फोट हो जाए, कब कोई उन पे AK-47 से गोलियां दाग दे, कुछ नहीं पता वहाँ पर। और आपको पता ही है पाकिस्तान की आर्थिक सेहत क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। 10 बार IMF से कर्जा ले चुका है, सारे कंट्रियों ने दरवाजे बंद कर रखे। हालात ये हैं कि जो दूसरी विदेशों की सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या वहाँ के जो राजा महाराजा या राजकुमार हैं खाड़ी देशों के, सऊदी अरब के और UAE के, वो इनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यदि इनसे, अब जबकि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मिस्र के राष्ट्रपति से बात करी है, UAE की जो किंग हैं या राजकुमार हैं उनसे बात करी है फ़ोन पर। इनका वो फ़ोन नहीं उठाते पाकिस्तान का, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि इनका फ़ोन उठाएंगे तो बाकी तो जो लाग लपेट होगी कि हम दोनों भाई हैं, मुसलमान हैं, फलाना है, ढिमका है, वो तमाम चीज़ें तो होंगी, लेकिन साथ में तुरंत ये झोली फैला देंगे। इस डर से वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं इनका। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के हालात है। तो पाकिस्तान वो एक पड़ोसी मुल्क है हमारा, वो जैसा भी मुल्क है
वो जो भी अपनी कर्म कर रहे हैं उसका वो परिणाम भुगत रहे हैं, और वो उनके हालात के लिए वो जिम्मेदार हैं। तो आज की तारीख में कुल मिला के बात यह है कि हर कंट्री खुद के लिए देख रहा है, वो अपनी तरक्की के लिए सोचता है, उसको दुनिया में क्या चल रहा है, किसी पड़ोसी देश में किसके साथ क्या हो रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ हमारा ही कंट्री हमारे काम आएगा, हमारी सरकार हमारे काम आएगी, हमारा समाज ही हमारे काम आएगा, और हमारे पास जो सुविधाएं वही हमारी हैं। फालतू में ख्वाब में कल्पनाओं में रहकर जीने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा नुकसान ही होगा उससे। यदि हम यहाँ पर किसी के प्रति फालतू में आंसू बहाएंगे तो उससे हासिल उसको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिनको आंसू बहाने चाहिए वो चुप बैठे हुए हैं। तो हमारे आंसुओं की कोई कीमत और कदर नहीं है, तो काहे के लिए अपने आंसू बहाए जाएं किसी के लिए। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं सारे के सारे देश। ये आपको मैंने बता ही दिया, फ़िलिस्तीन और हमास और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, 7-8 तारीख से दोस्तों युद्ध चल रहा है, अक्टूबर से, और अभी तक जारी है, और वहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, और एक भी मुस्लिम राष्ट्र उसमें शिरकत नहीं कर रहा। कोई भी नहीं बोल रहा उस मामले में कि भाई इजराइल गलत कर रहा है, कि हमास ने गलत किया है, कि यहाँ ये इतने लोग हैं गाजा से इतने बर्बाद हो गए, शरणार्थी हो गए। अफगानी शरणार्थियों के लिए कोई नहीं बोल रहा। आप देखिए, आप लाखों अफगानी शरणार्थियों को वो बेचारे फंस गए हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, कोई भी मुसलमान देश नहीं दे रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इनके घरेलू मसले हैं और ये इनसे निपटें। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स सब मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लास्ट में ये जो क्लिपिंग्स हैं मैंने जुटाई हैं क्लिपिंग्स, वो आप ज़रूर देखें ना अंत तक, कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के जो चहेते हैं, जो उसके वेल विशर हैं, वो क्या कहते हैं इस तमाम घटनाक्रम को लेकर, कि कभी जो भाई थे अफगानी, जिनको कभी गले लगाया करते थे, वो आज वो दुश्मन हो गए हैं, आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं, जहर उगल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये आपको इन सब वीडियो में, पाकिस्तान के जो वीडियो हैं वो मैंने इसमें लगाए हैं, तो वो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हमारे देश में जन जागृति आ सके कि ये हमारा मुल्क है, इंडिया हमारा मुल्क है, हमें यहीं जीना है, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, यही सब कुछ है हमारे लिए। बाकी किस देश में क्या हो रहा है वो अपने आप निपटे उन सब चीज़ों से। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं, इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है, इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वो तो ये सारी- देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें। यार आप हिंदुस्तान में जाएं ना शोएब, तो 10 दिन के बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे पाकिस्तान किधर है यार। इतना छोटा मुल्क लगता है इंडिया में, पाकिस्तान इतना छोटा सा, कि यार किधर है पाकिस्तान। इतने बड़े मुल्क पे कब्जा हो ही नहीं सकता, मार्शल्लाह आ ही नहीं सकता, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, सियासी लिहाज से, इंटेलेक्चुअल लिहाज से हिंदुस्तानी जो उनकी जो रजीम थी ना, लोग कांग्रेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्हें किसी मुल्क की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए इतनी बड़ी मंडी थी कि वो डिपेंडेंट ही नहीं थे किसी के ऊपर, बल्कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वगैरह वगैरह की ज़रूरत है इंडिया की। आज भी देखो उनकी ज़रूरत है। एजुकेशन की जरूरत ही नहीं क्या पाकिस्तान। बात कर रहे हो यार, मैं बताता हूँ एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। जब मैं बता रहा हूँ कि 15-20 बंदे इंटेलेक्चुअल एक क्रीम बैठ के डिस्कस कर रही है, उसके उस आगे आ जाती है गन, तो फिर मेरी एजुकेशन कहाँ गई, मेरा वो इल्म कहाँ गया, मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, मेरा वो सारा जितना मेरा इल्म है किधर गया। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बडपीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल्लाह शक्ल आया। जब जा रहा था, मैं स्टूडेंट था लॉ का, तो अचानक मेरे सामने आके कहता है, यंग मैन व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने कहा सर माई नेम इज़ हाशिम न्याजी। मिस्टर न्याजी व्हाट यू डू? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री।
तो हम थोड़े से और सहम जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह जाने कोई दहशतगर्दी नहीं होने लगी या क्या है। तो वो वहीं खड़े खड़े हमारी तरफ एक हल्की सी स्माइल देता है, हल्की सी, और मौजर पकड़ के 2 फायर करता है, धड़ल धड़ल। आपको पता है बंद कमरे में मौजर की, हम सारे और सहम जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये दहशतगर्दी और आज हमें ये मारने आ। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफ़ेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जो TTP है उसके अंदर 40 से ज़्यादा जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं। और उन्होंने सब ने जो है मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं उनसे वफ़ादारी का हलफ़ उठाया। और कहा जाता है कि इस वजह से इस ग्रुप की जो ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और इस वक्त जो है कुछ 10,000-12,000 बंदा इनके पास मौजूद है। 10-12,000 इसके करीब बंदा इनके पास मौजूद है। तो 10-12,000 बंदा बड़ा बंदा होता है यार किसी मुल्क पे हमला करने के लिए, मामलात को ख़राब करने के लिए। अब हम ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान को वापस भेजना है। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स मैं अगर ये कहूँ कि अफ़गान जो हुकूमत है उन्होंने छोटा सा वो कहते हैं ना इशारा कर दिया और इन ग्रुपों को ज़रा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलीगल अफ़गान माइग्रेंट्स को भेजना चाहती है तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंगेज करें इनको। तो इशारा होया तो उन्होंने अपना काम शुरू करता। तो ये अगर आप ये कहें कि अफ़गान हुकूमत, देखिए मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं होना, एक बात। दूसरा, अफ़गानिस्तान हमेशा एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाएगा, ये बात भी लिख लें, ठीक है। और अफ़गानिस्तान को आपको मिलिटरीली ठीक करना पड़ेगा, सोशली ठीक करना पड़ेगा। इनको ज़रा टकावा किस्म का सेटअप होना चाहिए, बॉर्डर बंद होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है ना तो अफ़गानिस्तान को केड़े सरहद के पार लगे एक केड़ी शै है जी खुली रहे यार। क्या जो पंजाब और इधर लोगों में सिंध में जो लोग बॉर्डर में रहते हैं क्या इन्हें लोगों के रिश्तेदार नहीं आए इंडिया च? इनका कोई ताल्लुक नहीं था, इनकी कोई लेनी देनी नहीं थी। जो हमने अफ़गानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं किस चक्कर में खोले हुए हैं बॉर्डर? ये मुसलमान हैं, एक आधे मुसलमान हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कटेरे सादे मुसलमान हैं। ये कोई इस्लामी और कुछ भी मुसलमानी कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है ना जी तो अफ़गानिस्तान के साथ करें। वो लैंड लॉक है तो लैंड लॉक है यार, असा को ठेका लिया लोगों के लैंड लॉक खोलन दा, लैंड नू खोलन दा, ठीक है। बंद करें इस बॉर्डर को, इनको भी घर भेजें और बंद कर दिओ ट्रेड। तुसी अगे जो इंडिया ने बंद की ईरान ने तुसी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो चीन नाल चलो थोड़ी बहुत हो रही है, अफ़गानिस्तान से भी बंद कर दें। इंडिया एडा वसदा मुल्क है, इकॉनमी, तरक्की, ट्रेड, बिजनेस, यूथ, सस्तियां सानू चीज़ां लभ सकदियां ने, अच्छी भली उनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। बंद करें अफ़गानिस्तान भी। अगर इंडिया बंद रह सकता है तो अफ़गानिस्तान का की यार साडा जांदा। इंडिया ने जंगा लड़ियाँ ने बंद करता। आज अब हमारी रोज़ अफ़गानिस्तान की वजह से हमारे फौजी मारे जाते हैं और अफ़गानिस्तान होस्टाइल ग्रुप्स को पनाह दे के बैठा हुआ जो पाकिस्तान पे हमले करवाते हैं। की कढ़ना है असा इन्हां दे विचों, मैनूं तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने जादूगर जो लोग हैं उनकी इन चीज़ों को समझने से कासिर हूँ। बंद करें बॉर्डर, इंडिया वाला बंद किया तो भी बंद करके दिखाओ ताकि वो जो ग्रुप्स हैं उनको भी तकलीफ़ हो ना। एक क्या तमाशा लगाया हुआ है, पाकिस्तान में हमला करके वापस भाग जाते हैं, आते हैं हमला करके रोटी खाई पानी खाया याशी मारी भाग जाते हैं सिर्फ इस चीज़ पे जी हमारा वो
हमने इसको यूज़ करना है अफ़गानिस्तान को लेटर ऑन, वो गेम ख़त्म हो गई यूज़ करने वाली, इट्स ओवर, डेड नाउ। अब आगे की तरफ सोचें और इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ये रोज़ हम अपनी फ़ौज पे और अदारों पे और हमले नहीं करवा सकते। थैंक यू। तो पाकिस्तान की अगर हम रिसेंटली जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात करें, तो जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको भेजा जा रहा है वो, और इनफैक्ट 17 लाख के लगभग लोग हैं और कई लाख अब जा भी चुके हैं, उनको ट्रक में लाद कर सामान की तरह भेजा जा रहा है। पाकिस्तान जो फ़लस्तीन के लिए, गाजा के लिए उम्मा के नाम पर एहतिजाज कर रहा है, यहाँ तक कि अपने संसद के अंदर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आखिर अफगान मुसलमानों के साथ कौन सी दुश्मनी? वो उम्मा में नहीं आते, यहाँ पे हिपोक्रेसी पाकिस्तान की नजर क्यों आती है? वो इनफैक्ट भारत में सो कॉल्ड उन्होंने जो एक अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में मुसलमानों पे जुल्म बना रखा है, उसके लिए भी जो बहुत खुश है, बहुत आबाद है, उनके लिए भी उनको अफसोस होता है, लेकिन जो उनके ही मुल्क में है, जिनको आसरा दिया था, उनको इस तरह से निकाल के फेंक रहे हैं। मैं उसको ज्यादती, मैं बिल्कुल उस पर कहूंगा, इनको चाहिए था। देखिए, एक तो वो रिफ्यूजी थे, उनका स्टैंडर्ड, लेकिन अब वो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनको एक लफ्ज पश्तो का नहीं आता, ना फारसी का आता है, ना दरी का आता है, ना उस कल्चर का पता है, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? इनके साथ आपका जो है वो बर्ताव कुछ और है, लेकिन आप तड़पते फिर रहे हैं गाजा के लिए कि वहां जिहाद करेंगे, वहां जिहाद चाहिए, जिहाद। दर हकीकत अंबर हमारे पाकिस्तान के अंदर लफ्ज जिहाद एक फैशन बन चुका है। अगर इनसे पूछा जाए जिहाद का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, किसी को नहीं पता। और इनके डीएनए में भी जिहाद है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से हूं। हम लोग तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी। हम लोग म्यूजिक, गाना, डांस आवाज करने के चक्कर में रहते हैं। हम जिहाद, हमने अफगानी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, जो इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, इनके साथ जाएंगे। हमने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता देना अगर वो गलत है तो मैं डिबेट करता हूं उनके साथ। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ जिहाद, भाई हम तो पत्थर भी नहीं उठाते, और फलस्तीन तो फिर पत्थर उठा के मार लेते हैं। हम तो सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करके गले में हाथ डालते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेडर आए। लेकिन हमारे फैशन है जिहाद, और एक टूल हमारे हाथ में आ गया है, पता नहीं वो नया, सोशल मीडिया पे ट्वीट, उस पे हर बच्चा उर्दू में ट्वीट कर रहा है, इंग्लिश में भी नहीं ट्वीट आते, ट्वीट के स्पेलिंग भी नहीं आते। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वो एक टॉय दे दिया गया हमें, टिकटॉक और ट्वीट। तो लेकिन वो ये है कि हमें वो टूल मिला है अभी नया नया पाकिस्तान में, तो वो उससे फिर वो जिहाद समझते हैं। ट्वीट, दिन में अगर 10 जिहाद के नाम पे ट्वीट की हैं, इससे सवाब मिल रहा है। आपको जिस तरह पता होना चाहिए कि हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उनके जलसे में जाने के लिए मौलवी साहब से उन्होंने करवाया था कि यहाँ जो आएंगे उनको जन्नत की टिकट मिले। मैंने भी किसी को कहा था 2 टिकट मुझे भी फर्स्ट क्लास के ले देना वहां। तो भाई हम तो इस तरह के लोग हैं। वो पहले हमारे एक मुर्शद थे दूसरे, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, ऑक्सफोर्ड से, और मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर वुमेनाइजर। हर कॉन्टिनेंट पे उनका एक बच्चा है जो शादी के बगैर है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए तो वो मुर्शद बन गए। उन्होंने पहले कहा कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा, फिर उन्होंने कहा रियासत मदीना। रियासत मदीना के बाद वो कहते हैं कि ये सिरात मुस्तकीम, वो मेरे पास देखे, और फिर तस्बीह हाथ में पकड़ ली। आजकल जेल में है तो बाहर पाकिस्तान में यही बिकता है सर, यही बिकता है, इसलिए लोगों को उल्लू बना रहे हैं इसी तरह से तस्वीर घुमा के। बाहर कह रहे हैं सबको, अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, वो अंदर सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं। ये मैं मुस्तरद बात बता रहा हूं। मैं गारंटी करता हूं 6 महीने बाद वो छूटेंगे तो कहेंगे इन्होंने अंदर बैठ के कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। वो मुर्शिद है। अब आपको एक और बात बता, लाहौर में जब वो अपने घर में रहते थे, लोग जाके उनके दरवाजे को चूमते थे। ओहो, उनके दरवाजे को कहते ये मुर्शिद है। ये कुछ लोग ये कहते थे खुदा से बातें करता है। मैं क्या बताऊं आप, हमने वली हो गए, क्या कहे, नबी वली हो गए वो तो। फिर तो अगर इस तरह से अल्लाह से, खुदा से बात करें फिर तो वही है। लेकिन आरजू उसमें बात ये है कि ये इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू दिस लैंड। हमने इसकी फिलॉसफी को नहीं समझा, हम इसके रिचुअल में फंस गए। इन्होंने बिल्कुल, मैंने एक दफा सर्वे किया था कि नमाज तर्जमे के साथ कितने लोगों को आती है। मुझे भी कुछ सारी नहीं आती, मैं क्यों, क्योंकि मैंने हिफज किया हुआ। लेकिन एक ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट ग्रेजुएट लोग तो थे, उनको भी नमाज तर्जमे के साथ। तो फिर सारा दिन क्या करते? तभी तो मस्जिदों में बम मार रहे हैं, मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं। अब वो खुदा का घर है, खुदा के घर के अंदर भी बम मार रहे हो यार, और मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान। आपको मैं अभी इसी हफ्ते में, कल परसों की बात है,
14 फौजी तो शहीद हो चुके हैं ग्वादर में। जी बिल्कुल। 13 इस्माइल खां में 5 लोग मारे जाए। सर, हम अफगान रेफ्यूजीज की बात कर रहे थे, जिस तरह से क्योंकि आपने अब इसकी बात की, तो फौजियों की आपने बात की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी मात्रा में अफगान रेफ्यूजीज को बाहर भेजा जाएगा, तो टीटीपी या हम तालिबान की बात करें, और ज्यादा गुस्से में नहीं आएगी और ज्यादा कुछ इस तरह के हमले बढ़ सकते हैं? पहले ही सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में है। क्या सोच समझकर ये कदम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से? अंबर, उन्होंने जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को उतना करना चाहिए जितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने थ्रेट कर दिया ऑलरेडी, ये अभी आज की बात है। और ये इसके रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा। या तो फिर इसको कंट्रोल, या तो इसको आगे से जो रिएक्शन इसका आएगा उसको संभालने की सलाहियत रखते हैं, या तो फिर करें ना कंट्रोल। करप्शन तो कंट्रोल होती नहीं है, ये किस तरह कंट्रोल करेंगे? और ऊपर से कहते हैं इलेक्शन कराने। इलेक्शन इस चीज का हल ही नहीं। पाकिस्तान के 3 इशू हैं इस वक्त, मैं आपको भी बता। नंबर 1 प्रॉब्लम उनका करप्शन, दूसरा नंबर इकानमी का है, इकानमी के हालात बिल्कुल खराब। जहां करप्शन होगी इकानमी कहां होगी? और तीसरा टेररिज्म है, जहां टेररिज्म होगा ना वहां इकानमी होगी, वहां पर करप्शन ही होगी। वो हो रही है वहां। तीनों चीजें आप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और कोई इसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं, कोई क्रैकडाउन करने के लिए तैयार। तो इसका हल इलेक्शन तो नहीं है, इसका हल तो क्रैकडाउन है। पहले करप्शन को रोकें, इकोनॉमी को ठीक करें, टेररिज्म को ठीक करें, फिर इलेक्शन कराएं आप। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजी आजमी साहब। आजमी साहब तकरीबन 100 मुल्कों की सैर कर चुके हैं और 5-6 किताबें लिख चुके हैं। एक किताब इनकी सफ़रनामा है जिसका टाइटल है अ वर्ल्ड अनवेल्ड, और लाहौर के फोलियो बुक्स ने इसको पब्लिश किया है और बहुत ही दिलचस्प किताब है। सर, आप इंडिया भी गए हैं और कई दफ़ा गए हैं। लास्ट टाइम आप 2015 में गए और आपने मुख्तलिफ मुल्कों को डेवलप होते हुए देखा, वहाँ की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। तो पाकिस्तान क्यों डेवलप नहीं हो सका और इंडिया के साथ जो इसके रिलेशंस हैं वो किस हद तक हायल हुए इस डेवलपमेंट के रास्ते में? इंडिया जो नैरेटिव आप जो कह रहे हैं वो शुरू होता है, और फिर वो वाली बात कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, ये सारा बढ़ते बढ़ते अब वो जहर जो है वो पूरे जिस्म में फैल चुका है, एंड इट हैज़ एक्वायर्ड अ कैंसरस प्रोपोर्शन। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि ये पूरा वन साइडेड ही था पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना। इंडिया की किताबों में कोई ऐसी बातें न थी, न कोई सोच सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉइजन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बॉडी पॉलिटिक में पूरा टेक ओवर कर चुका है, इट हैज़ इवन गॉन अक्रॉस द बॉर्डर। अब वहाँ से भी बड़ी पॉइजनस बातें होती हैं। तो हालांकि मैं अभी भी समझता हूँ कि ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, लेकिन बात जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ टर्निंग बैक। और इंडिया में मैंने देखा है कि पब्लिक लेवल पे, मैंने आपको बताया कि 3 बार मैं गया हूँ। मैं इंडिया बिल्कुल समझें कि वाघा बॉर्डर से लेके कन्याकुमारी जो है, केप कोमोरिन, और इधर बम्बई से लेके डिब्रूगढ़ जो बिल्कुल बर्मा के बॉर्डर के पास है, मैं सारा ये ट्रेन से और बसों पे मैंने सफ़र किया महीनों। और मैंने लोगों में इतनी गुडविल और क्यूरियोसिटी देखी है पाकिस्तान के बारे में, इट जस्ट अमेज्ड मी। और पाकिस्तान की तरफ से रिपीटेडली इंडिया के इनिशिएटिव्स में रिबफ हुए, और उसका जो सबसे बड़ा जो एक इंस्टेंस है वो वाजपेयी विजिट है। अच्छा, फिर आप देखें कि जिस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, स्टार्टिंग फ्रॉम बेनज़ीर, वो अच्छा बेनज़ीर की राजीव से मीटिंग हुई तो एक नैरेटिव चलाया गया कि ये सेल आउट किया अपना बेनज़ीर ने। तो उसके बाद से नवाज शरीफ ने जो कुछ भी किया, वाजपेयी आए पाकिस्तान, तो जैसे वो वापस जाते हैं तो पाकिस्तान में ये एक कैंपेन चलाया जाता है कि मोदी का यार है। नहीं, वो तो अपना वाजपेयी का था। उस वक्त भी यहाँ पे जो हमारे जो मिलिट्री फिगर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विथ इट। फिर कारगिल होता है। अच्छा, फिर ये मोदी का मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा जेस्चर था कि वो
सरप्राइज विजिट ऑन अ शॉर्ट नोटिस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को विजिट करते हैं लाहौर में, और जैसे वो जाते हैं तो यहाँ पे नैरेटिव ये कैंपेन चलाया जाता है कि मोदी का यार है वो गद्दार है।